नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय और मेरे साथ है दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक श्री संदीप जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद वात्सल्य जी, और देखने सुनने वालों को नमस्कार। सर, आज आपसे जो हम बात करने वाले हैं, हमें उम्मीद थी कि मेलबर्न टेस्ट टीम इंडिया ड्रॉ करा सकती है और आपने एक उम्मीद दिखाई थी कल कि इंडिया जीत भी सकती है। और तीसरे सेशन तक कम से कम ये लग रहा था, जब तीसरा सेशन शुरू हुआ भारत के हाथ में 7 विकेट थे और लग रहा था कि एक सेशन ही केवल निकालना है कि टीम इंडिया मैच तो कम से कम बचा सकती है। और ये बहुत अच्छा साल था जब हमने वर्ल्ड कप जीता T20 का और तमाम उपलब्धियां अच्छी हासिल की। अगर न्यूजीलैंड सीरीज को छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में भी अब तक बराबरी का प्रदर्शन रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी सेशन में सिर्फ 34 रन के अंदर 7 विकेट चले गए और आज हम जिस मैच को जीत भी सकते थे हार गए हैं और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे हो गया है। साल का आखिरी मैच कोई हारना नहीं चाहता है, लेकिन वो हार मिली है और मैं 1 मिनट के अंदर स्कोर कार्ड बता देता हूं, उसके बाद फिर आपसे समझेंगे कि जीतते जीतते हारे कैसे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे। उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा खेला। पहले 4 बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा का स्कोर किया। स्मिथ ने 140 रन बड़ी सेंचुरी बनाई और पैट कमिंस जो उनके कप्तान है उन्होंने 49 की इनिंग खेली। भारत ने भी अच्छा जवाब दिया, खासतौर पर नीतीश रेड्डी ने 114 रन बनाए और 369 यानी 369 रन भारतीय टीम बनाने में कामयाब रही। ये बिल्कुल टेबल हो गई थी 3 की। 369 का स्कोर था। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 234 रन तक पहुंचने में कामयाब रही, जबकि एक टाइम में 91 रन पर ही 6 विकेट भारत ने ले लिए थे। यहां से कई लोग मानते हैं कि टर्निंग पॉइंट है। सर से समझेंगे कि क्या टर्निंग पॉइंट है। और जैसा मैंने बताया कि आखिरी सेशन तक हमारे हाथ में 7 विकेट थे, लेकिन फिर 7 बल्लेबाज सिर्फ 34 रन जोड़कर आउट हो गए और 155 रन पर भारतीय टीम बिखर गई। अगर दिग्गजों की बात करें तो उन्होंने बहुत निराश किया इस मैच में। इनके बारे में भी समझेंगे। रोहित शर्मा पहली इनिंग में 3 रन, दूसरी इनिंग में 9 रन, 40 से ज्यादा गेंदें खेले, लेकिन कोई खास स्कोर नहीं बना पाए। केएल राहुल दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाए और विराट कोहली दूसरी पारी में सिर्फ 5 रन बना पाए। पहली पारी में वो बहुत संभल के खेलते हुए नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत का स्कोर देखने पर आपको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया था, 28 और 30 दोनों पारियों में जो उन्होंने स्कोर किए, लेकिन जिस तरह वो आउट हुए दोनों पारियों में उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, जिनके बारे में कल सर ने चर्चा भी की थी कि इनसे बड़ी उम्मीद है और ये उम्मीद पर खरे उतरे। दूसरी पारी में 84 रन बनाए और बड़ा दम दिखाया है यशस्वी ने। और इनको जिस तरह से आउट दिया गया उसको लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है। इसके बारे में भी सर से समझेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, जिनके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं, वॉशिंगटन सुंदर पहली पारी में उन्होंने रन बनाए लेकिन दूसरे में कुछ काम नहीं कर पाए और इनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनकी टीम में कैसे जगह बनती है। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग थे, नीतीश कुमार रेड्डी की तरह ही, यशस्वी जायसवाल की तरह। पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 5 विकेट। लेकिन बाकी बॉलर्स उस तरीके से जो उम्मीद थी वहां पर वो खरे नहीं उतरे, चाहे वो सिराज हो, चाहे जडेजा हो, आकाशदीप हो। विकेट सबके खाते में, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं हो पाया जिसकी उम्मीद थी। सवाल जो पूछे जा रहे हैं कि टीम सिलेक्शन पर सवाल है कि आखिर शुभमन गिल को क्यों बाहर बैठाया गया, बैटिंग ऑर्डर क्यों बदला गया। और ऑस्ट्रेलिया ने जब 6 विकेट 91 रन पर गंवा दिए थे, जहां से एक जीत की उम्मीद, एक खिड़की खुली थी, वो क्यों हाथ से जाने दिया गया। और भारत के 3 टॉप बल्लेबाज, जिनके बारे में सर से हम समझेंगे ही, और जो जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल आउट हुए तो उन पर सवाल है। और इन सवालों के जवाब हम भाई साहब से जानना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, आखिर ये कैसे ये दिक्कत आई। सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जीत के तो कुछ एक कारण होते हैं, यानी कि कप्तानी ने बहुत अच्छा किया या किसी ने एक बहुत अच्छी पारी खेल ली, लेकिन हार की जो जो है वो कई वजह होती हैं और पूरी टीम उसके लिए जिम्मेदार होती है। तो जो अपना मेलबर्न में हारना है वो दुखदाई तो है, और उस हार से भी ज्यादा दुखदाई है कि अपनी जो योग्यता और क्षमता जो अपनी टेस्ट मैच को बचा न पाने में दिखी, वो भी उससे भी बड़ी दुखदाई बात है। यानी कि आप अपने आप को जीतने के योग्य तो मान ही नहीं रहे थे, आप मैच बचाने की स्थिति में भी अपने को योग्य नहीं मान रहे थे। तो ये चीजें हैं, और इसके लिए तो टेस्ट मैच के पहले दिन पे भी अपन आ सकते हैं। आपने वो ठीक बात करी कि सिलेक्शन का मुद्दा,
और सिलेक्शन का मुद्दे का मुख्य कारण ये है कि कप्तान खुद अपनी फॉर्म में नहीं है। अगर कप्तान अपनी फॉर्म में नहीं है तो वो अपनी टीम में जगह बचाने के लिए, बची हुई दिखाने के लिए वो बैटिंग को लंबी करते हैं। यानी कि आपने अपनी गेंदबाजी को त्याग किया और उसके एवज में आपने बल्लेबाजी को, जो थोड़े बॉलर, थोड़े बल्लेबाज हैं, उनको आपने टीम में जगह दी। तो शुरुआत तो अपनी वहीं से नकारात्मकता से चालू हुई थी, लेकिन अब उसको अपन छोड़ भी दें आगे, तो 96 पर 6 होने के बाद जो अपनी बॉलिंग की नाकारपना दिखा, वो भी सबके सामने है। और उसने क्या किया कि जो टीम बिल्कुल लदने की स्थिति में थी, लड़खड़ाने की स्थिति में थी, उसको उन्होंने इतना सम्मानजनक स्कोर दे दिया कि फिर अपन टेस्ट मैच में वापस नहीं आ पाए। और फिर अपनी बल्लेबाजी, तो सब कुछ देखते हुए अपने को जो जो हालात हैं, और मैं ये मानता हूं पूरी तौर पे कि नेतृत्व जो है वो तो अपन आगे से ही किया जा सकता है, वो तो करके ही दिखाया जा सकता है। तो एक तरह से अगर अपन पहला टेस्ट छोड़ दें और बाकी के तीनों टेस्ट में आए, तो जो नेतृत्व के आत्मविश्वास की कमी थी अपने कप्तान में, वो अपनी पूरी टीम में दिखी है। जी जी सर, मैं इसी को थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके 2-3 प्लेयर हैं वो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड बीटर लग रहे हैं। चाहे आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, जिनकी आप कल भी बात कर रहे थे और लगातार आप उनकी तारीफ करते रहे हैं, उन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिखाया। और लोअर ऑर्डर में नीतीश रेड्डी, हालांकि बहुत से लोग, संजय मंजरेकर जैसे लोग ये दावा करते हैं कि उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, पर 114 रन बनाकर उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि टीम में उनका होना उपयोगी है। और जसप्रीत बुमराह, उन्हें तो आप कभी भी गेंद थमाकर ये उम्मीद करते हैं कि वो विकेट ले लेंगे। एक दिन में उन्होंने 24 ओवर डाले। और आज रोहित शर्मा से मैच के बाद सवाल भी पूछा गया कि आप एक ही बॉलर को झोंके डाल रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनसे बात करता हूं, उनको संभाल के देखता हूं। तो ये 3 प्लेयर एक अलग तरफ हो जाते हैं, और बाकी के 7 प्लेयर ऐसा लगता है कि टीम पर बोझ हैं। और इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये मैच, जहां आप जीत सकते थे, बड़ा नाम है भारतीय टीम का, वो हाथ से निकल गया। और खासतौर पर अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो रोहित, केएल राहुल, विराट। केएल राहुल तो अच्छे लय में दिख रहे थे, शायद बैटिंग ऑर्डर चेंज होने से कुछ गड़बड़ाए वो। देखिए, केएल राहुल भी बहुत कोई अपनी पूरी योग्यता पर नहीं खेल रहे थे दोनों पारियों में। जो भी उन्होंने रन किए वो उससे ज्यादा योग्य हैं। लेकिन ये इन तीनों की बात, अब जब तीनों ऐसे बल्लेबाज जो जो अपने समय की नकारात्मकता से गुजर रहे हैं, उनके भरोसे अपनी टीम को अपन पूरा भरोसा छोड़ देंगे, तो फिर वही हुआ जो अपने को देखने को मिला। लेकिन अगर शुभमन गिल भी एक युवा की तरह होते, और क्या होता है कि एक बहुत अच्छी बात चल रही थी कि क्या होता है कि जब एक उम्र में तो खिलाड़ी अच्छे रहते हैं, और फिर जब उम्र बढ़ जाती है तब उनमें उनकी उनकी परफॉर्मेंस में कमी आती है, जो कि विराट कोहली, रोहित और इनके बारे में ही बात हो रही थी। तो उसमें एक अच्छी बात निकल के आई कि वो जो आई साइट है, जो जल्दी से देखने की जो क्षमता है गेंद को हाथ से छूटते ही बॉलर के, वो कम होती जाती है उम्र के साथ। तो आप फिट कितने भी दिखें, आप कितने भी सजग दिखें, आप बातें कितने ही विवेक की, समझदारी की करना सीख लें, लेकिन वो जो उम्र के साथ जो जो आंखों में कमी आती है, उसका तो कोई उपचार नहीं है, उसका कोई हल भी नहीं है। वो तो यही होगा कि उनको कुछ ना कुछ समय बाद खेल छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो एक है, वो युवा गेंदबाजों में थोड़ा, सॉरी माफ करिएगा, युवा बल्लेबाजों में वो थोड़ा कम रहती है। मतलब वो निडरता, वो चीजों को जैसी सामने आती हैं आत्मविश्वास में लेने का वो युवाओं में रहता है। तो उस नाते अगर गिल होते
और मान लीजिए ये तो नीतीश तो कर गए 114, अगर उसी टेस्ट में गिल भी खेल रहे होते तो वो भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, ये अपन कह नहीं सकते हैं। इसलिए जो अब स्थिति है वो यही है कि अपने को कम से कम अगले टेस्ट में अपने को सही सिलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके बाद जो टेस्ट मैच में गुजरा वो तो सबने अपन ने देखा, और उसको अपन समझ सकते हैं कि वो उसका कोई सिर पैर नहीं है। अपन खराब खेले और इतना खराब खेले कि अपन उसको मैच को बचा भी नहीं पाए। जी जी सर, आप बिल्कुल गिल वाली जो आपने बात की है, मैं तमाम कमेंटेटर्स को दूसरे को भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि इस पिच में ऐसा कुछ नहीं था जहां पर बल्लेबाज को दिक्कत हो, क्योंकि स्मिथ की पारी की लोगों ने बात की, लोगों ने नीतीश कुमार रेड्डी की बात की, और ऑस्ट्रेलिया के तो टॉप ऑर्डर्स के 4 प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले। और भारत भी आज जब 3 विकेट गिर गए थे 33 रन पर भारत के, उसके बाद एक 88 रन का साझेदारी हुई यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में, और लग रहा था कि आखिरी सेशन को गुजार देना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कोई स्पेशलिस्ट बल्लेबाज होता। तो शुभमन गिल आखिर एक युवा खिलाड़ी को जब कप्तान अपने लिए बाहर बैठाता है, पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज करता है, तो उसके मनोबल पर कितना असर होता होगा, कैसा असर होता होगा। अगले मैच में उनको लाते हैं तो वो अपने आप को प्रूव करने के इरादे से आएंगे, या वो डरे हुए घबराए हुए कैसे होंगे, क्या होगा उनका? देखिए, डर वर तो ऐसी कोई बात नहीं, और सारी बात जो कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली वही उनसे भी करी होगी कि उनको ड्रॉप नहीं किया। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से मानता हूं जो संजय मांजरेकर ने कही कि इनको गिल को बिल्कुल ड्रॉप ही किया है। यानी कि क्योंकि जब नहीं खेलने दे रहे हैं तो इसका मतलब ड्रॉप किया है। आप रेस्ट तो देने की कोई बात है नहीं, 22 साल के लड़के को आप रेस्ट देने की बात तो कह नहीं सकते। लेकिन टीम का बैलेंस बनाने में, और बैलेंस क्यों बनाना था, क्योंकि कप्तान खुद आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए कप्तान को बचाने के लिए एक बैटिंग ऑर्डर को लंबा करना था। तो उस चक्कर में ये स्थिति उत्पन्न हो गई, और ये इसका ये बिल्कुल मतलब रोहित को भी समझ होगी इस बात की, और पूरी टीम को समझ होगी। मैं वही कह रहा हूं कि वो जो जो आत्मविश्वास की कमी कप्तान की अपनी खुद की बल्लेबाजी में थी, वही सारी टीम में दिखी है इन बाकी के पर्क के बाद के तीनों टेस्टों में। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने है, और मैं नहीं मानता कि ये इसको सही कैसे करेंगे, गिल की जगह किसको ड्रॉप करेंगे। हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर ही जाएं, लेकिन फिर सिडनी में खेल रहे हैं तो स्पिन के लिए अपने को एक स्पिन गेंदबाज से अपन चला लेंगे क्या, तो वो भी बात है। और फिर एक मजेदार बात संजय ने मांजरेकर ने भी करी कि ये कॉल कि रोहित को खुद को अगला टेस्ट खेल पाना है या नहीं खेलना, ये कॉल बजाय रोहित के क्यों नहीं चेयरमैन सिलेक्टर ले, तो एक ये भी बात आ सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसा अंग्रेजी में कहते हैं कि हेड्स मस्ट रोल, तो कुछ ना कुछ तो इसका खामियाजा निकलना चाहिए मेलबोर्न का। जी जी, लेकिन सर मुझे यहाँ ये लगता है कि भारतीय क्रिकेट इतना ज्यादा होता है, क्योंकि ये सीरीज खत्म होगी उसके पहले हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं कि 5 मैचों की वनडे सीरीज या 5 मैचों की T20 सीरीज और 3 वनडे होने हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसकी तैयारी शुरू है। तो उसका लगातार जो ब्रॉडकास्टर है वो उनको दे रहे हैं, उसके तुरंत बाद ही आईपीएल या कोई और सीरीज शुरू हो जाएगी। तो लोग जल्दी से हार भूल जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड की हार बहुत सारे लोग भूल गए, स्कोर लाइन भी शायद लोगों को याद नहीं होगी कि 3-0 से भारत आ रहा है। पर यह आखिरी मैच था, साल का आखिरी मैच था सिडनी में जिसकी आप बात कर रहे हैं। 3 तारीख से मैच है, साल की नई शुरुआत होगी, और यकीनन अगर आज का मैच भारत की टीम बचा लेती तो उनके टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचने के चांसेस भी कुछ बने रहते। अब भारत के हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहुंच गई है। लेकिन मैं देखता हूं स्टीव स्मिथ का एक एग्जाम्पल मेरे सामने है, जो पहले 2 मैचों में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वापसी करके दिखाया कि फॉर्म इज टेम्परामेंट, और जो क्लास है वो परमानेंट है। तो ये सब भी उसी रेंज के प्लेयर हैं, रोहित और विराट। क्या ये कोई इंस्पिरेशन लेते हैं ऐसे प्लेयर्स से, या अब इन्होंने हथियार डाल दिए पूरी तरीके से? देखिए, आपने अगली सीरीज की बात करी कि अगली सीरीज का विज्ञापन आना शुरू हो जाता है ताकि लोग अगले की तैयारी करें, और लोग जो हो गया वो हो गया। ये बाजार के लिए तो बिल्कुल
सही चीज है कि बाजार को अपनी अपनी चीजें बेचने से मतलब है, उनको खेल में क्या हो रहा है और लोगों की भावनाएं क्या कह रही हैं उनसे कोई उनको लेना देना नहीं है। तो ठीक है, ये तो अब जब बाजार का मामला है तो फिर चलना तो बाजार से ही पड़ेगा। और अपन अगर दूसरी तरह से देखें तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। अपन एक घर में किसी की गमी होती है और उसके पड़ोस वाले घर में नया बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो ये आप अपने ही पास है कि अपन इसका दुख ज्यादा देर तक मनाएं कि उसकी खुशी जल्दी मनाना शुरू करें। तो ये चलता रहता है जीवन। और अपने आप को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि अपन वहां हारे तो अपन अगली तरफ देखें। अगर आशा में अपन जीना चाहते हैं, अपना जीवन तय करते हैं कि आशा में जिएंगे, तो अपन आगे ही देखेंगे। बार बार पीछे मुड़ के देखने का कोई तुक भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है। तो उस नाते ये बिल्कुल ठीक है। जो आपने दूसरी बात करी स्मिथ की, तो देखिए ये मुझे जस्टिन लैंगर की बातों से समझ में आया कि इतनी मेहनत वो करते हैं, स्टीव स्मिथ और लैबुशे ने भी इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो उनके कोच रहे हैं जस्टिन लैंगर बहुत समय तक, वो तक इस बात को पचा नहीं पाते हैं कि वो इतनी मेहनत दोनों करना चाहते हैं इस बढ़ती उम्र में भी। एक तो जो झटका स्मिथ को बॉल टेम्परिंग के कारण लगा और उनकी कप्तानी गई और उनका जो मान सम्मान दुनिया भर में बहुत तेजी से घट गया था, तो वो भी एक उनके सामने एक चैलेंज है नया कि मैं अपनी जाते जाते भी मैं अपनी जो मेरी विरासत है उसको मैं नष्ट ना होने दूं और उसको किसी तरह बनाकर आने वाले सालों के लिए चलने दूं मैं। तो वो भी बात है। तो इस नाते, लेकिन ये अपन को जस्टिन लैंगर से ही समझ में आया, उनके कहने से ही, कि स्मिथ कितनी मेहनत करते हैं। वो हजार हजार गेंद रोज खेलते हैं और अपने आप को रोज इन्वेंट करते हैं, रोज आविष्कार करते हैं अपनी शैली का, अपनी अपनी मानसिकता का, अपने मनोभाव का। वो रोज पांव पर, जैसा बुमराह ने भी कहा कि स्मिथ आते हैं तो एक टेस्ट में तो वो ऐसा शफल कर रहे हैं, अगले टेस्ट में वो दूसरी तरह शफल करने लग जाते हैं। तो उनके खिलाफ कोई एक तरह का प्लान नहीं बनाया जा सकता। वो तो जब मैदान पे बल्लेबाजी करने आते हैं और तब अपने को उनके सामने लग के मन लगा के गेंद करनी पड़ती है। तो देखिए, मेहनत का तो कोई वो नहीं है, लेकिन मेहनत की भी ये है कि एक उम्र होती है जब आपकी आंखें अगर कमजोर होने लग जाएं, तब आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके समय आ गया है। जी जी जी, बस सर मैं एक आखिरी छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा। यशस्वी जायसवाल अनलकी रहे, पहले इनिंग में रन आउट हो गए, दूसरे में थर्ड एम्पायर ने उनकी बली ले ली। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आउट नहीं थे, क्योंकि इसमें को मीटर में कुछ नहीं आया था, केवल एक डिफ्लेक्शन को देखकर, और थर्ड एम्पायर ने, फील्ड एम्पायर का फैसला बदल दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी उसी तरह जैसे हार जीत तो 20 और एक दिवसीय में है, लेकिन टेस्ट में एक थर्ड फैक्टर भी है और वो है ड्रॉ का। तो उसी तरह है कि फील्ड में दो अंपायर हैं जो मानव हैं और वो गलती भी कर सकते हैं, मान ली बात। ये आपने एक तीसरा अंपायर टेक्नोलॉजी के लिए बिठा रखा है कि वो टेक्नोलॉजी से देखकर जब फील्ड अंपायरों को जरूरत हो तब वो उनकी मदद कर सकता है। ठीक, अब जब तीसरा अंपायर जो तीसरा अंपायर है, वो बजाय टेक्नोलॉजी देखने के, वो जो फील्ड में अंपायर हैं उनकी एरर को, उनकी गलती को सुधार नहीं सकता, तो फिर उस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये, अगर आप टेक्नोलॉजी और थर्ड अंपायर लेकर आए हो खेल में, तो फिर उनको उतना ही हक दिया जाए जिसके लिए वो लाए गए हैं, यानी कि फील्ड के अंपायरों की मदद करने के लिए। लेकिन वो तो हुआ नहीं। वो तो जो अंदर वाले अंपायरों ने दिया
वो उन्होंने डिसीजन उसको एक्सेप्ट करते हुए बजाय स्नीकोमीटर की सही से पड़ताल करने के उन्होंने वो डिसीजन दे दिया। अब मैंने भी अपनी आंखों से देखा, जो मुझे लगा वो मैं बता सकता हूँ। गेंद बल्ले और ग्लव से दोनों से लगी थी, लेकिन स्निकोमीटर में नहीं दिखी। लेकिन इसको अगर अगर अंदर के अंपायरों ने उसको आउट दिया था, तो उसको मानने के लिए थर्ड अंपायर को बोला गया है कि फील्ड अंपायरों की हेल्प करें आप। तो ये हेल्प उन्होंने ऐसे करी कि बजाय टेक्नोलॉजी का एक भाग देखने के उन्होंने जो फील्ड में अंपायर हैं उनकी बात मान ली। अब ये एक बड़ी सिचुएशनल चीज है, इसकी अपन बुराई भी कर सकते हैं, इसका दुख भी ले सकते हैं, इसकी जो भी स्थिति अपने मन में है वो अपन ले सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर अपन आउट हैं तो आउट हैं, फिर वो किसी भी तरह अपने को दिया जाए न दिया जाए वो कोई बात नहीं। लेकिन पहले के टूरों में जब स्टीव बकनर वगैरह थे, जब अपन नहीं आउट थे और अपने को आउट दिया और तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब बिल्कुल ये बात का मुद्दा बनाना जरूरी था और तब बनाया भी गया। लेकिन इस का तो मुद्दा मुझे नहीं लगता कि कोई बनता हुआ दिखेगा। गावस्कर ने जरूर अपना गुस्सा दर्शाया, लेकिन वो ठीक है, गुस्सा दर्शाना तो सभी का हक है पूरा। लेकिन सबने भी देखा है कि वो बल्ले और ग्लव से छू कर गई थी गेंद। जी 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 जी, बिल्कुल भाई साहब, आपका यही बहुत अच्छा है सर कि आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, कोई लाग लपेट नहीं। और अगर जीत मिलती या मैच बचता तो बड़ी खुशी होती, लेकिन ये साल का आखिरी दिन था, बहुत अच्छा साल रहा और लगातार इस साल आपका आशीर्वाद हमें मिला। देखने सुनने वालों को भी लगातार आपकी बातें सुनने का और काफी कुछ सीखने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत आभार, सादर नमस्कार। धन्यवाद आपको, नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको भी।